नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। अनसुनी आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा तालाबों पर। मैं बंगाली विस्थापित गांव खानपुर के तालाब किनारे खड़ा हूँ। तालाब के चारों ओर सघन आबादी है। घरों से निकलने वाला पानी इस तालाब में जमा होता है, जिस कारण पूरे साल भर पानी से तालाब लबालब रहते हैं। तालाब में मछलियाँ भी हैं और बत्तखों की चहलकदमी भी। 1951-52 में दिनेशपुर की वसासत के समय बंगाली विस्थापितों की 36 कॉलोनियाँ यहाँ बसाई गई। ये 36 कॉलोनियाँ अब बड़े गांव का रूप ले चुकी हैं। उस वक्त ऐसे तमाम तालाब प्रत्येक गांव में बनाए गए, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है ये तालाब पाट दिए गए हैं और इन पर रसूखदार लोगों का कब्जा है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। हम स्थानीय समस्याओं को, मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पेश करने की जुगत में है। आज दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम तालाबों का जायजा लेते हुए हम देश के तालाबों की स्थिति पर बात करें। हिमालय की तलहटी तराई में आज़ादी से पहले घनघोर जंगल था। यहाँ सिर्फ बुक्सा और थारू जनजाति के लोग बसते थे। भारत पाक विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए सिख, पंजाबी और पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली विस्थापितों को बसाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वांचली समाज के लोगों को भी यहाँ जमीन आवंटित हुई। बंगाली विस्थापितों का सबसे बड़ा इलाका दिनेशपुर है। बंगाली समाज के साथ उनका आचार व्यवहार, सभ्यता और संस्कृति तराई में पहुंची। पूर्वी बंगाल के दक्षिणी हिस्से खुलना और वारिशाल जिले के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। जोशोर और फरीदपुर के कुछ परिवार भी हैं। खुलना और वरिशाल जिले बंगाल की खाड़ी से सटे नदियों के दोआब सुंदरवन इलाके से जुड़े हैं। पूर्वी बंगाल नदी नालों, तालाबों व झीलों का प्रांत है। तालाब बंगाली समाज की संस्कृति का सशक्त हिस्सा है। इसलिए खान पान, जीवन शैली, गीत संगीत, साहित्य परंपरा, संस्कृति और धर्म कर्म के साथ दिनेशपुर की 36 कॉलोनियों में तालाब भी बड़ी संख्या में खोदे गए। कुछ तालाब कृत्रिम और प्राकृतिक भी थे। हरित क्रांति से पहले तक भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण गांवों में तालाब जल संचय के बड़े केंद्र थे। नदियों से दूर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के साथ साथ धर्म कर्म के लिए भी तालाब अहम थे। दैनिक दिनचर्या के कामों में तालाब का पानी इस्तेमाल होता था। मछली पालन होता था। तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे लगे रहते थे। कच्चे चबूतरे होते थे। वहाँ ग्रामीणों का मजमा लगा रहता था। गांव के सभी सार्वजनिक काम तालाब के किनारे ही संपन्न होते थे। जीने से लेकर मरने और शादी ब्याह से लेकर पूजा पाठ तक तालाब के हाट पर होता था। पूर्वी बंगाल में बंगाली समाज का जीवन नदियों से होकर गुजरता है। तराई में बंगाली इलाकों में बड़ी नदियां नहीं हैं। जल से रिश्ता कायम रखने का काम यहाँ तालाबों ने किया। बंगाली समाज में काली पूजा तालाब के किनारे की जाती है। वहीं दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी तालाब में होता है। गीत संगीत के कार्यक्रम भी तालाब के किनारे होते हैं। आज ये सिलसिला खत्म होने के कगार पर है। गांव में विद्युतीकरण के साथ नलकूपों के जरिए व्यापक पैमाने पर भूजल का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे सिंचाई के लिए तालाबों की प्रासंगिकता खत्म सी है। कुओं और तालाबों का पानी भी अब लोग नहीं पीते हैं। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल की स्मृतियों से जुड़े बुजुर्गों की पीढ़ी के अवसान के बाद मछली पालन सिर्फ व्यावसायिक स्तर पर कुछ ही लोग करते हैं। उत्तर भारतीय लोगों की संस्कृति के प्रभाव में बंगाली संस्कृति भी काफ़ी हद तक बदल गई है। रीति रिवाज भी बदले हैं। सबसे ज़्यादा बदला है नई पीढ़ी का मिजाज और नज़रिया। शहरीकरण की होड़ में उपभोक्तावादी संस्कृति ने लोगों की मानसिकता को उलट दिया है, जिस कारण भी तालाबों से अब बंगाली समाज का मोहभंग हुआ है और तेजी से तालाब पाटे जा रहे हैं। अफसोस कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। पूर्वी बंगाल के जनकवि जसीमुद्दीन, माणिक बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र से लेकर फिल्मकार सत्यजीत रे तक की तमाम रचनाओं में तालाबों का विशेष जिक्र है। लेकिन आज तालाबों पर कोई बात करने वाला नहीं है। भारत में तालाबों का एक स्वर्णिम इतिहास है, जिसे जानना भी जरूरी है।
भारतीय संस्कृति में जितना महत्व कुओं, नदियों और झीलों का है, उतना ही खास स्थान तालाबों या पोखरों का भी है। सामान्य शब्दों में तालाब ऐसे जल भरे गड्ढे हैं जो झीलों से छोटे होते हैं। हालांकि झील और तालाब के आकार में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है। देश में तमाम तालाब झीलों से भी बड़े हैं। तालाब एक कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय है। जल की समस्याएं स्थानीय या आंचलिक होती हैं, इसलिए इतिहास में तालाब आंचलिक संस्कृतियों का बिंब लिए दर्ज हैं। रामायण काल में श्रृंगबेरपुर के तालाब की खासियत हम पढ़ते हैं। वहीं महाभारत कालीन तालाबों में कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसर, करनाल की कर्ण झील और मेरठ के पास हस्तिनापुर का शुक्रताल आज भी अपनी भव्यता लिए अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक हर कालखंड में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण हुआ। भोपाल का तालाब अपनी विशालता के लिए देश में मशहूर है। इसे 11वीं सदी के राजा भोज ने बनवाया था। 25 मील में फैले इस तालाब में 365 नदियों, नालों का पानी जमा होता था। चंदेलों और बुंदेलों के कालखंड में 1-1 हज़ार एकड़ के बड़े बड़े तालाब बनाए गए। वैसे तालाबों का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता के समय से पेयजल और सिंचाई के लिए जाना जाता है। राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा दक्षिण के राज्यों में तालाबों की मजबूत उपस्थिति रही है। जब तक तालाब हमारी जल परंपरा थी, तब तक देश में पानी की कोई किल्लत नहीं थी। तालाब सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन पर भी असर डालते हैं। दुसाध, नोनिया, गोंड, प्रधान, कोल, धीमर, भोई, लुनिया, मुरहा और झांसी जाति के कारीगर तालाब बनाने में निपुण माने जाते थे। एक समय था जब देश में तालाब बनाने की होड़ रहती थी। राजशाही से लेकर अंग्रेजों के दौर तक भारत में बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद सरकारें इस दिशा में उदासीन हो गईं। आज देश में तालाब ना के बराबर हैं। नए तालाब बनाना तो दूर की बात है। 1947 में देश भर में 24 लाख तालाब थे। इसमें निजी तालाब भी शामिल थे। 5वें माइनर इरिगेशन सेंसस 2013-14 के आंकड़े बताते हैं कि अब देश में कुल 2,14,715 तालाब बचे हैं। भारत जल गुणवत्ता के सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें पायदान पर है। 40% आबादी जल के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी तालाबों को खत्म किया जा रहा है। क्यों? आखिर कौन तालाबों की कोख को सूना कर रहा है? सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रही है? तालाब भूजल स्तर रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बरसात का जल तालाब में संचय नहीं होगा तो भूजल स्तर कैसे बरकरार रहेगा? जल ही जीवन है, लेकिन जब तालाब ही नहीं होंगे तो जल कहाँ से मिलेगा? वैसे 4 साल पहले सरकार ने तालाबों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, लेकिन यह विभाग कहाँ और क्या काम कर रहा है, कोई रिजल्ट सामने नहीं है। जब यहाँ के पर रिफ्यूजी आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, तो यहाँ टिकना नहीं चाहते थे कि जंगल थे चारों तरफ और जंगली जानवर शेर भालू भी थे, इसके आतंक से डरना नहीं चाहते थे। और बंगालियों की भोजन के साथ मछली का बहुत ही महत्व है और इसीलिए सरकार ने हर गांव में बंगालियों के लिए एक तालाब बनवा दिए। बंगाली समाज में तालाब उनके ज़िंदगी में, उनकी संस्कृति में रचे बसे हैं। 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से आए जितने भी बंगाली भाई लोग हैं वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना व्यक्तिगत कई तालाबें का निर्माण किया। कई तालाबें खुदवाई गई। कुछ तालाबें प्राकृतिक रूप से भी मौजूद थी यहाँ पर, कुछ तालाबें सरकार के द्वारा भी बनाई गई। उन तालाबों में
हमारे जितने भी बंगाली समाज के जो भी कर्मकांड है, जो भी त्यौहार है, वो तालाब के किनारे ही पूर्ण किया जाता है। आज निरंतर तालाबों की संख्या कम होती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। किसी जमाने में दिनेशपुर क्षेत्र की हर बंगाली बस्ती में ऐसे ही छोटे बड़े तालाब हुआ करते थे, सैकड़ों की तादाद में। निजी तालाब बनाने और उनको सहेजने का भी एक चलन था, लेकिन आज तालाबों की कब्र पर इमारतें खड़ी हैं। नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन की मौजूदगी में उनकी मिलीभगत से तालाबों को पाट कर वहाँ पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। बहुत सारे तालाब दिनेशपुर क्षेत्र में अभी भी जिंदा हैं, जो अपने सौंदर्यीकरण की राह देख रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन खुद अपने सरकारी तालाबों को बेचने में लगा है, उन पर कब्जे कराने में लगा है, तो बच्चे कुछ तालाबों के सौंदर्यीकरण की राह कैसे आसान होगी, कैसे उन तालाबों की कोई सुध लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता का तालाबों के प्रति उदासीन रहना भी भविष्य के लिए खतरनाक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।